रेलगाड़ी रवाना हुई। इंडियाना पोलिस होते हुए उत्तर में क्वींसलैंड, फिर न्यूयॉर्क, इसके बाद फिलाडेल्फिया होते हुए यह रेलगाड़ी 12 दिन की लंबी यात्रा के बाद वाशिंगटन पहुंची थी। रास्ते में जगह जगह पर अपार जन समुदाय ने लिंकन का जन्म गर्मजोशी से स्वागत किया। ओहियो में तो बैंड बाजे के साथ और तोपों की सलामी देकर लिंकन का स्वागत हुआ। कहते हैं कोलम कोलंबस जैसे छोटे से कस्बे के स्टेशन पर लगभग 60,000 लोग जमा थे। वफैलों में तो लोगों की धक्का मुक्की से लिंकन को बचाने में लिंकन के सुरक्षा अधिकारी का कंधा ही छूट गया था। लिंकन द्वारा यह लंबी यात्रा इसलिए भी क्यों की गई क्योंकि वह चाहते थे कि वे अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आए, क्योंकि उन्हें जो बड़ा काम करना था उसके लिए जनता के नैतिक समर्थन की जरूरत थी। इसलिए हर बड़े स्टेशन पर रुककर जनता के सामने भाषण देते थे, अपना रुख स्पष्ट करते थे। जनता भी उन्हें सुनना चाहती थी। लिंकन ने अपने पार्टी को स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि पार्टी की ओर से स्वागत समारोह न आयोजित किए जाए। जो भी समारोह हो वो आम जनता की ओर से आयोजित हो। जितना ज्यादा लोग स्वतः जुड़ेंगे उतनी ही विपक्षियों का हौसला पस्त होगा। अभी यात्रा चल ही रही थी कि सूचना मिली कि दक्षिणी राज्यों द्वारा मिलकर सम्मिलित राज्य अमेरिका नाम का जो देश बनाया गया था उसके लिए जेफरसन डेविस को राष्ट्रपति नामित कर दिया गया है। और इस तथाकथित राष्ट्रपति ने उन क्षेत्रों के शस्त्रागार और किले तथा सैनिक चौकियां अलगाववादियों के हवाले कर दी है। लिंकन इस कार्यवाही से विचलित नहीं हुए। जनता के बीच उन्होंने अपना संकल्प दोहराया कि संघ को बर्बाद करने का यदि प्रयास किया जाएगा तो उनके विरुद्ध बल प्रयोग भी किया जा सकता है। न्यूयॉर्क पहुंचकर उन्होंने जनता के सामने अमेरिकी झंडे को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की कि वे हमेशा इसके साथ खड़े रहेंगे और इसकी आन बान की रक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने देने को तैयार रहेंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की कि लोग अपने इस प्यारे झंडे के साथ खड़े रहें। न्यू जर्सी की राजधानी में उन्होंने वहां के विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि वह देश विभाजन की इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से निकालना चाहते हैं। फिर भी यदि अराजकता बढ़ी और कोई सुगम रास्ता ना निकला तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है। लिंकन की यात्रा धीरे धीरे दक्षिणी राज्यों की ओर बढ़ रही थी। इसी के लिए लिंकन की सुरक्षा अधिकारियों के माथे पर बल पड़ते जा रहे थे, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट आ रही थी कि वह खतरे की ओर संकेत कर रही है। खुफिया तंत्र ने यहाँ तक कह दिया कि बाल्टीमोर में लिंकन की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सुरक्षा अधिकारियों ने लिंकन से अनुरोध किया कि यात्रा का रास्ता छोटा करके जल्दी से वाशिंगटन पहुंचा जाए, लेकिन लिंकन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा यात्रा बाल्टीमोर से ही तय कार्यक्रम के अनुसार गुजरेगी और 22 फरवरी को फिलाडेल्फिया के स्वतंत्रता हॉल में अपना भाषण देंगे। लिंकन सकुशल फिलाडेल्फिया पहुंचे और अपने भाषण में कहा, स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के अनुसार हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम घोषणा पत्र के सिद्धांतों के अनुसार देश को नहीं बचा पाते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए। सभी बाधाओं को पार करते हुए लिंकन की यात्रा वाशिंगटन पहुंची। हाँ, इतना अवश्य था कि सरफिरे लोगों को चकमा देने के लिए लिंकन और उनका परिवार अलग अलग समय में
वाशिंगटन पहुंचा और कुछ समय तक उनके निवास को गुप्त रखा गया। वाशिंगटन पहुंचकर लिंकन व्यस्त हो गए। वे निवर्तमान राष्ट्रपति बुचनान से मिलने के लिए व्हाइट हाउस गए। उन्होंने अपने काबीना का खाका तो उसी समय खींच लिया था कि जब वे राष्ट्रपति पद की मतगणना का परिणाम जानने के लिए पोस्ट ऑफिस गए थे। तब तो केवल उस खाके को अमली जामा पहनाना था। पहले दिन ही लिंकन वाशिंगटन की सड़कों पर घूमने के लिए निकले। रात्रि भोज सेवार्ड और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीते हेमलिन के साथ किया। अगले दिन उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। भेंट करने वालों में उस समय न्यूयॉर्क के जाने माने व्यापारी डॉज ने लिंकन को सावधान किया कि दक्षिणी राज्यों से बेवजह टकराव न लिया जाए। उनसे टकराने से कोई भला नहीं होने वाला, वरन व्यापार के क्षेत्र में घाटा होगा। यदि दक्षिणी राज्य अलग हो गए तो देश दिवालिया हो सकता है, क्योंकि दक्षिणी राज्यों में खेती मजबूत स्थिति में है। वहां पर व्यापारिक कच्चा माल भी है। विश्व की सबसे बड़ी कपास मंडी है। यदि कृषि प्रधान क्षेत्र हमसे अलग हो गया तो क्या हम न्यूयॉर्क की सड़कों पर खेती करेंगे? लिंकन ने डॉज महोदय के बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया कि मैं संविधान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। खेती जहाँ होती है वहीं होगी। यदि खेती न्यूयॉर्क की सड़कों पर होती है तो हो, लेकिन मेरा संकल्प संविधान है। डॉज निरुत्तर हो गए। लिंकन से भेंट करने वालों में उनके धुर विरोधी और राष्ट्रपति का चुनाव हार चुके मिस्टर डगलस भी थे। लेकिन इस भेंट में बहस का कोई स्थान नहीं था। डगलस के सुर बदले हुए थे। डगलस की राय थी कि दक्षिणी प्रांतों को समझाया जाए और संघ की एकता को हर संभव बचाया जाए। देश की एकता के लिए यदि उनकी आवश्यकता हो तो वे कुछ भी करने को तैयार हैं, और इसके लिए वे कोई राजनीतिक फायदा भी नहीं चाहते हैं। वे केवल संविधान की रक्षा और देश की अखंडता चाहते हैं। लिंकन ने डगलस को गले लगा लिया। इस बीच तरह तरह के लोग लिंकन से मिलते रहे। कुछ लोग नौकरियों की मांग कर रहे थे, कुछ डेमोक्रेटों की शासन प्रणाली और खामियों की शिकायत कर रहे थे। कुछ लोग तो केवल ऑटोग्राफ के लिए आ रहे थे। कुछ लिंकन की जीवनी जानना चाहते थे। कुछ लोग बचपन, कुछ जवानी और यहाँ तक कि कुछ उनके पारिवारिक संबंधों को भी कुरेदते थे। लिंकन से मिलने वालों को सबसे पहले जनरल स्कॉट से मिलना होता था। स्कॉट हर समय फौजी वर्दी में रहते थे और लिंकन की सुरक्षा में तैनात रहते थे। लिंकन मिलने वालों को निराश नहीं करते थे, यद्यपि इसके कारण उनके अन्य कार्यक्रम बाधित हो जाते थे। फिर भी लिंकन कहते थे कि वे जनता के लिए हैं। जनता ने ही चुनकर उन्हें यहाँ तक भेजा है। उनका तकिया कलाम था, सरकार जनता से, जनता की और जनता के लिए होती है। लिंकन अंत तक इस वाक्य का आदर करते रहे। व्हाइट हाउस में लिंकन वाशिंगटन आ चुके थे। अब मैरी लिंकन की चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी होने वाली थी, अर्थात अब व्हाइट हाउस में पहुंचने में कुछ दिनों का ही विलंब था। आखिरकार 4 मार्च 1861 का वह दिन आ ही गया जिस दिन लिंकन को राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी थी। निवर्तमान राष्ट्रपति बुचनान के साथ एक खुली बग्घी में लिंकन व्हाइट हाउस पहुंचे। जब शपथ लेने का समय आया, तब शपथ दिलाने वाले
84 वर्षीय न्यायाधीश टैनी को देखकर लिंकन अवाक रह गए, क्योंकि उन्होंने हमेशा टैनी के सिद्धांतों का विरोध किया था और आज वही टैनी उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवा रहे थे। वैसे यह संवैधानिक व्यवस्था थी, अतः लिंकन ने सादगी पूर्वक बाइबिल की शपथ लेकर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस प्रकार एक साधारण व्यक्ति एक प्रभुता संपन्न विशाल राष्ट्र का राष्ट्रपति बन गया, जिसका नाम अब्राहम लिंकन था। अब लोगों को इस बात की प्रतीक्षा थी कि लिंकन देश को संबोधित करने वाले अपने प्रथम भाषण में क्या कहेंगे। यद्यपि लिंकन ने अपना भाषण पहले से ही तैयार कर रखा था और उसे सेवार्ड को दिखा भी दिया था। उस भाषण में सेवार्ड ने कुछ काट छांट भी की थी, लेकिन लिंकन अपनी बातों पर डटे रहे। उन्होंने कहा, मेरे देशवासियों, आज मुझे जो अधिकार सौंपे गए हैं उनका प्रयोग सरकारी संपत्ति व सरकारी संस्थानों को प्राप्त करने व बनाए रखने और उन्हें कब्जे में करने के लिए किया जाएगा। किसी भी स्थिति में संघ को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। अलगाववाद गैर कानूनी है। मैं कानून सम्मत रास्ता अपनाऊंगा। राजस्व के लिए आयात कर की वसूली की जाएगी। डाक व्यवस्था जारी रहेगी। आगे बढ़कर सरकार कोई आक्रमण नहीं करेगी। सरकार की ओर से तब तक कोई खून खराबा नहीं होगा जब तक कि राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती नहीं दी जाएगी। देशवासी निश्चिंत रहे। अपने भाषण में पृथकतावादियों को संदेश देते हुए लिंकन ने एक बार पुनः कहा, मेरे असंतुष्ट देशवासियों, गृह युद्ध का निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, वरन तुम्हारे हाथों में है। यह निर्णय तुम्हें करना है कि समस्या का समाधान शांति से करना है या तलवार के जोर से। वैसे सरकार तुम पर आक्रमण करने नहीं जा रही है। यदि तुम आक्रमण की पहल नहीं करोगे तो तुम पर संकट का सवाल ही नहीं है। वैसे भी हम लोग शत्रु नहीं वरन आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। भले ही हमारी भावनाओं में तनाव पैदा हो जाए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे संबंध टूट जाए। हमारे हृदय तंत्र में स्मृति की वह रहस्यमयी रागनी है जो इस देश के कड़कड़ से, कोने कोने से, युद्ध क्षेत्र से, देशभक्तों की समाधियों से आ आकर हमारे चेतन हृदयों और घरों तक में व्याप्त है। हम्म, उसे यदि हम फिर से स्वाभाविक शांति दूत की तरह से छू सके तो हमारे बीच पुनः राष्ट्रीय एकता की तान गूंज उठेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वह अवश्य गूंजेगी। पूरे देश में इस भाषण की सराहना हुई, क्योंकि यह भाषण देश प्रेम से ओतप्रोत था। लेकिन दक्षिणवासियों ने इसका एकमात्र अर्थ निकाला कि अब गृह युद्ध को टाला नहीं जा सकता। लिंकन का परिवार व्हाइट हाउस में रहने लगा। श्रीमती लिंकन ने व्हाइट हाउस के जबरदस्त सपने देख रखे थे, लेकिन उसकी अंदर की हालत देखकर उनके सपने टूट गए। वे सोच रही थी कि व्हाइट हाउस शानदार होगा, लेकिन यहाँ तो टूटे दरवाजों, उखड़ते प्लास्टर और फटे कालीनों से सामना हुआ। खाने के कमरों में गंदगी का साम्राज्य था। चूहे उत्पात मचा रहे थे। हम्म, कहते हैं व्हाइट हाउस की यह स्थिति इसलिए हो गई थी क्योंकि निवर्तमान राष्ट्रपति बुचनान अविवाहित थे। परिवार के अभाव में वह अपनी भतीजी के साथ एक कमरे में रहते थे। बाकी पूरा व्हाइट हाउस देखरेख के अभाव में अव्यवस्थित था। व्हाइट हाउस के रखरखाव के समय कुल $20,000 का बजट था। मैरी ने नए फर्नीचर,
नए पर्दे, नई कालीन आज मंगाकर घर को सजाया। जब इस नए सामान का बिल आया तो वह बजट से दोगुना था। लिंकन इस फिजूल खर्ची पर नाराज हुए, लेकिन बाद में उन्हें पड़े हुए व्यय की मंजूरी मिल गई। लिंकन का परिवार व्हाइट हाउस में हंसी खुशी से रहने लगा। इस बीच लिंकन ने अपने काबीना का भी गठन कर लिया। कुछ मंत्रियों की नियुक्ति में लिंकन का विरोध भी हुआ, लेकिन अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके स्थिति को सामान्य कर लिया। वरिष्ठ काबीना साथी सेवार्ड और चेस ने लिंकन पर लिंकन पर दबाव बनाए रखने की कोशिश की। सेवार्ड ने तो विरोध स्वरूप इस्तीफा भी भेजा, लेकिन लिंकन ने जाने कौन सी घुट्टी पिलाई कि सेवार्ड और चेस ने न केवल इस्तीफे वापस लिए, वरन वफादार भी बन गए। विद्रोह की स्थिति। इधर लिंकन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उधर देश के सामने संकट दिखाई देने लगा। सबसे पहले कैरोलिना की ओर से संकट पैदा हुआ। कैरोलिना के विद्रोहियों ने समटर के किले को घेर लिया। उस समय इस किले में जो सेना थी, उसके सेना नायक रॉबर्ट एंडरसन थे। एंडरसन ने संदेश भेजा कि सेना की टुकड़ी के पास उस दिन का ही राशन बचा है। किले को बचाने के लिए लगभग 25,000 सैनिकों की जरूरत थी। लिंकन के सत्ता में आने से पहले ही समटर किले की कहानी गढ़ी जा चुकी थी। यह किला एक बंदरगाह के मुहाने पर स्थित द्वीप में था। यद्यपि निवर्तमान राष्ट्रपति को पहले ही बता दिया गया था कि यदि इस किले पर नियंत्रण बनाए रखना है तो वह तुरंत सैनिक और युद्ध तोप भेजे जाए। उधर दक्षिण के सांसदों ने राष्ट्रपति पुचनान से मिलकर कहा, हमारा राज्य इन किलों को अपना समझता है, क्योंकि यह किले हमारे राज्य की भूमि पर स्थित है। यदि इन किलों के सैनिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और अतिरिक्त कुमुल नहीं भेजी जाएगी, तो हम भी यथास्थिति बनाए रखेंगे। तत्कालीन राष्ट्रपति ने इन सांसदों को कोई आश्वासन नहीं दिया। उधर समटर किले के सेनानायक एंडरसन ने अन्य छोटे तथा दूर दराज के किलों के सैनिक और रसद को समटर में एकत्र कर लिया। दक्षिण के लोगों ने इसे युद्ध की कार्यवाही माना और समटर के किले के मुहाने पर गोलाबारी करने के लिए तोपें लगा दी। तत्कालीन राष्ट्रपति ने अनिर्णय की स्थिति रखी और कोई सहायता नहीं भेजी। इसलिए सेनानायक एंडरसन ने राष्ट्रपति लिंकन से सेना और रसद की गुहार की थी। लिंकन ने उनकी गुहार सुनी। लिंकन ने सेना की स्थिति ज्ञात की तो पता चला कि संयुक्त राष्ट्र के पास कुल 16,000 ही नियमित सैनिक हैं। लिंकन अभी प्रशासन के लिए नए थे। उन्होंने इस संकट के हल के लिए अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, लेकिन कोई सही निर्णय नहीं हो सका। सदस्यों की राय अलग-अलग थी। युद्ध की अनुमति संसद से लेनी होती थी,
नए सैनिकों की भर्ती के लिए भी संसद की मंजूरी की जरूरत थी। लिंकन ने समटर के किले के लिए अपना दूत भेजा ताकि सही स्थिति का आकलन किया जा सके। इस बीच समटर किले को रसद भेजने का निर्णय लिया गया। दक्षिणी कैरोलिना को सूचना भेजी गई कि समटर के किले को रसद भेजी जा रही है। यदि इस रसद को सुरक्षित पहुंचने दिया जाएगा तो सरकार किले की स्थिति में अन्य कोई परिवर्तन नहीं करेगी। यह उचित निर्णय था, लेकिन डेविड जेफरसन को उनके मित्रों ने सलाह दी कि युद्ध करना है तो अब देर करना ठीक नहीं, क्योंकि यदि युद्ध का बिगुल नहीं बजेगा तो दक्षिण के राज्य पुनः संघ में शामिल हो जाएंगे। डेविड ने अपनी ओर से सेना नायक बियर गार्ड को समटर समटर फतह का आदेश दे दिया। बियर गार्ड ने एंडरसन को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी। एंडरसन ने कहा, यदि मुझे संघ की ओर से किसी तरह की रसद या सहायता नहीं मिली तो मैं 15 अप्रैल को समटर छोड़ दूंगा। लेकिन बियर गार्ड ने 12 अप्रैल को ही किले पर हमला कर दिया। एंडरसन ने देखा कि रसद लाने वाली जहाज काफी दूर दिख रहे हैं, लेकिन अब वे किसी काम नहीं आएंगे। अतः एंडरसन ने 14 अप्रैल 1861 को आत्मसमर्पण कर दिया। बियरगार्ड की सेना को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन उन्होंने आक्रोशवश गोली चलाकर अमेरिकी झंडे की छलनी छलनी कर दी। झंडे के अपमान को उत्तर वालों ने अपना अपमान माना। इस प्रकार समटर किले पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। लिंकन ने देखा कि अब अलगाववादियों पर कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने संसद से पृथकवादियों के विरुद्ध युद्ध की अनुमति मांगी। संसद ने उन्हें युद्ध के साथ साथ युद्ध पर आने वाले व्यय के लिए भी अनुमति दे दी। विपक्ष ने भी इस राष्ट्रीय संकट के समय सहयोग का भरोसा दिलाया। लिंकन ने देशवासियों के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट की कि किन कारणों से अलगाववादियों के विरुद्ध कार्यवाही करना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने मूल रूप से संविधान की रक्षा, देश की अखंडता और झंडे की आन बान का मुद्दा जनता के सामने रखा। लिंकन ने पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा कर दिया। जगह जगह जनसभाएं और ध्वजारोहण होने लगे। लोग अपनी इच्छा से सेना में भर्ती होने लगे। कुछ समय में कुछ कुछ ही समय में सेना में लगभग 2 लाख नवयुवक भर्ती हो गए। यद्यपि सेना प्रशिक्षित नहीं थी, लेकिन युद्ध अनिवार्य हो गया था। 18 15 अप्रैल 1861 को लिंकन ने घोषणा की कि दक्षिण के 7 राज्यों में कानून का उल्लंघन हुआ है और यह सब कुछ इस तरह से हुआ है कि इस उल्लंघन के लिए साधारण कानूनों के अंतर्गत उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। अतः युद्ध अनिवार्य हो गया है। कई राज्यों से लिंकन को सहयोग नहीं मिल रहा था। अंततः सख्त होना पड़ा। लिंकन ने आदेश पारित किया कि यदि कोई भी व्यक्ति अलगाववादियों का साथ देता पाया गया तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस बीच लिंकन ने सेना का विस्तार किया। 18,000 नौ सैनिकों की भर्ती हुई। 8 बंदूक रेजिमेंट, एक घुड़सवार रेजिमेंट तथा एक तोपखाना रेजिमेंट स्थापित किए गए। दक्षिणी राज्यों के बंदरगाहों की नाकेबंदी की गई। इधर सेना में अनुशासन की भी कमी थी। एक रात्रि में लिंकन भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका गोरा बारूद का स्टोर खुला पड़ा है और वहां पर कोई चौकसी नहीं है। उन्होंने जनरल स्कॉट को के पेच कसे, तब जाकर सेना ने मोर्चा संभाला।
लिंकन ने अपने सेना नायकों को भी चेतावनी दी कि युद्ध लंबा नहीं खींचना चाहिए, जल्दी ही परिणाम दो। इन सब तैयारियों के बाद संसद को विश्वास में लेना जरूरी था। अतः 14 जुलाई 1861 को लिंकन ने संसद में बताया कि युद्ध शुरू करने के लिए दक्षिण के पृथकवादी जिम्मेदार हैं और अमेरिकन संघ की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी संसद को दी। लिंकन ने संसद के साथ साथ आम जनता को से भी अपील के रूप में कहा, हमारी लोकप्रिय सरकार का यह प्रयोग पूरी तरह से असफल हो जाता यदि हम इस बात पर जोर नहीं देते कि एक बार जिस बात को हमने मतपत्रों के द्वारा स्पष्ट और संवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया है, उसको समाप्त करने के लिए गोलियों का सहारा लिया जाए। हमारे विरोधी यही कर रहे हैं। लिंकन ने संसद से अपील की कि यदि कांग्रेस आवश्यक समझे तो सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों की पुष्टि कर दे और हमें अधिक से अधिक अधिकार दे।